यूक्रेन की सरकार के अनुरोध पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति मैक्रों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग को दोहराते हुए ये मांग रखी कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने हमले को रोके और तुरंत युद्ध विराम करे। वहीं इस बातचीत के दौरान पुतिन ने भी कुछ शर्तें रखी हैं। पुतिन ने कहा कि वो लड़ाई खत्म करके बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये समाधान तभी हो सकता है जब रूस की सुरक्षा हितों को बिना शर्त ध्यान में रखा जाए। साथ ही यूक्रेन के सैन्य और विमुद्रीकरण के मुद्दों को हल किया जाए और राज्य की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित रखी जाए। उधर 5 दिन से रूस के सामने मोर्चा संभाले यूक्रेन की मदद के लिए दुनिया के कई देशों से हथियार भेजे गए। रोजाना बीतने के साथ ही एक दिन बीतने के साथ ही रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध और खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हमले बढ़ते गए। यूक्रेन की राजधानी कीव और वहां के दूसरे बड़े शहर खार्किव में जंग ने भीषण रूप ले लिया। ऐसे में यूक्रेन की मदद के लिए दुनिया के कई देश सामने आए। स्पेन से भी यूक्रेन के सैनिकों की मदद के लिए सामान भेजा गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक एयरबेस पर खड़े A400M मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूक्रेन भेजने के लिए सामान रखा गया। इसके बाद एयरक्राफ्ट ने वहां जाने के लिए उड़ान भरी और मदद का सामान लेकर विमान यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंच गया, जबकि ग्रीस ने भी सेना के 2 विमानों से हथियार समेत दूसरा सामान यूक्रेन भेजा। वहां के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की अपील के बाद इसका फैसला किया और एथेंस के एयरपोर्ट पर खड़े विमान में वहां भेजने के लिए सामान चढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए सेना के कई अधिकारी और जवान एयरपोर्ट पर जमा हुए और वहां खड़े ट्रकों से उतारकर सामान विमान में रखने लगे। पूरा सामान विमान में रखे जाने के बाद वो यूक्रेन के लिए रवाना हो गया। वहां के एक अधिकारी के मुताबिक ग्रीस से यूक्रेन की मदद के लिए असॉल्ट राइफल भेजी गई। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना की मदद के लिए मिसाइल लॉन्चर भी दिए गए, जबकि युद्ध के दौरान मुसीबत झेल रहे वहां के लोगों के लिए कंबल और खाने का सामान भी भेजा गया। वहीं जंग के मैदान पर यूक्रेन को मात देने की कोशिश में जुटा रूस सोशल मीडिया पर भी उसे बदनाम करने में जुट गया और रूस की इस चाल का पर्दाफाश फेसबुक चलाने वाली कंपनी मेटा ने किया। मेटा ने जानकारी दी कि रूस का समर्थन करने वाले कई लोगों ने यूक्रेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी, जिसके लिए उन लोगों ने कई फेक अकाउंट बनाए और उन अकाउंट में सभी ने खुद को यूक्रेन का नागरिक दिखाया और इनकी मदद से यूक्रेन की सेना के अधिकारियों, वहां के नेताओं और पत्रकारों को निशाना बनाया। यही नहीं, फेक अकाउंट से बहुत सारे ट्वीट भी किए गए, जिनमें कुछ में यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हाथों की कठपुतली बताया गया। वहीं रूस से जारी कब्जे की जंग के बीच यूक्रेन का एक किसान रूस के टैंक को अपने साथ ले गया, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार एक किसान रूस के टैंक को अपने साथ ले जाता दिखा। इसके लिए उस रूसी टैंक के अगले हिस्से को उसने ट्रैक्टर से बांधा और उसे खींचते हुए वो आगे बढ़ गया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने यह भी दिखाना चाहा कि हमले के बावजूद वहां खेतीबाड़ी का काम अब भी जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। युद्ध के 5वें दिन बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई, जिसमें यह फैसला नहीं हो सका कि दोनों देशों के बीच जंग थमेगी या नहीं। लेकिन बातचीत खत्म होते ही रूस ने कीव पर हवाई और मिसाइल हमले तेज कर दिए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। रूस के इन हवाई हमलों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रात के वक्त शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमले के बाद वहां जबरदस्त विस्फोट होता दिखा। ये धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर से भी उसकी आवाज सुनाई देने लगी। ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया। और इस बीच यूक्रेन पर हमले के विरोध में फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा से भी रूस को तगड़ा झटका लगा है। फीफा ने ऐलान कर दिया है कि रूस में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला जाएगा। साथ ही विदेशों में भी फीफा के किसी आयोजन में रूस के राष्ट्रगान और झंडे के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। इतना ही नहीं, इन आयोजनों में रूस की टीम अपने देश का नाम तक इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, यानी उसे नाम बदल कर खेलना होगा। इसके अलावा उन मैचों के दौरान स्टेडियम में दर्शक भी मौजूद नहीं रहेंगे। इसका मतलब रूस के खिलाड़ी इस साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा तो ले सकते हैं, मगर वो वहां अपने देश का नाम, राष्ट्रगान और झंडा नहीं फहरा पाएंगे। हालांकि फ्रांस समेत कई देशों ने रूस को फुटबॉल विश्व कप से ही बाहर रखने की मांग उठा दी।
और यूक्रेन के खार्किव पर रूस की तरफ से किए गए सीरियल धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई है। एक रोज पहले ही रूस ने खार्किव पर कब्जे का दावा किया था। इसके बाद वहां के गवर्नर ने यह दावा किया कि शहर पर एक बार फिर से यूक्रेन की सेना ने नियंत्रण पा लिया है, जिसके बाद खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में शहर के एक रिहायशी इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इसी तरह की एक और तस्वीर शहर के एक दूसरे इलाके से भी सामने आई। वहां भी रूस की सेना ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाने के लिए कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद वहां ताबड़तोड़ ब्लास्ट होते नजर आए। इन धमाकों की वजह से पूरा शहर कांप गया। देखने से ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका धूल और धुएं के गुबार में समा गया हो। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग में बाबा वेंगा नाम की एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी फिर चर्चा में आ गई। 1996 में ही बाबा वेंगा ने 85 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था, लेकिन उनकी कही बहुत सारी बातें इससे पहले भी सटीक साबित हुई हैं। और इस बार भी रूस पर कही गई उनकी कुछ बातें सही साबित होने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि 2022 में रूस दुनिया का बादशाह बनेगा। इसके अलावा एक और दावा किया था कि यूरोप बंजर भूमि की तरह हो जाएगा। खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सभी बर्फ जैसे पिघल जाएंगे, केवल एक ही अछूता रहेगा, व्लादिमीर की महिमा, रूस की महिमा। बाबा वेंगा के नाम से मशहूर इस ज्योतिषी का असली नाम वेंगलिया पंदेवा गुश्तरोवा बताया जाता है। क्योंकि 9/11 के हमलों, ISIS, सीरिया और ब्रेक्सिट से जुड़ी उनकी भविष्यवाणियां भी इससे पहले सटीक होने का दावा किया जाता रहा है, और उन्हें मानने वाले लोग अब दावा कर रहे हैं कि रूस से जुड़ी उनकी भविष्यवाणी भी सटीक साबित हुई है। इंटरनेट पर बाबा वेंगा की कुछ और भविष्यवाणियां भी की चर्चा हो रही है, जो उन्होंने इसी साल के लिए की हुई हैं। उन्होंने कहा था कि 2022 में एशिया के कई देश और ऑस्ट्रेलिया बाढ़ की मार झेल सकते हैं। इसके अलावा 2022 में दुनिया भर में पानी का संकट गहराने की भविष्यवाणी भी की गई थी, जिसकी वजह भी बताई गई थी। और ये कहा गया था कि कई नदियों का पानी प्रदूषित हो जाएगा, जिसकी वजह से झीलों और तालाबों को भी नुकसान होगा। वहीं 2022 में ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ने का अनुमान भी उन्होंने कई साल पहले ही जता दिया था, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने का दावा किया गया, जहां तापमान 50 डिग्री के पार जा सकता है। उधर रूस से लड़ रहे यूक्रेन को वहां के अलगाववादी संगठनों ने एक बड़ा झटका दिया। इन संगठनों ने यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जा करने का दावा किया, और इसके लिए सेना की गाड़ी में बैठा एक जवान अपनी 2 उंगलियों से जीत का इशारा करता दिखाई दिया। इस जगह पर कितना संघर्ष हुआ होगा, इसका अंदाजा बम धमाकों से उठे धुएं और टूटी गाड़ियों से लगाया जा सकता है। इन अलगाववादियों का दावा है कि उन्होंने डोनेस्क प्रांत के और 6 किलोमीटर के दायरे में अपनी धाक जमा ली है। ये वही डोनेस्क प्रांत है जिसे पिछले हफ्ते रूस ने अलग देश के तौर पर अपनी मान्यता दे दी थी। यही नहीं, इन अलगाववादियों को भी रूस का समर्थन हासिल है। वहीं युद्ध के बीच इस बात को हवा मिल गई कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर ताइवान का है। जिस दिन से यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, उसी दिन से ताइवान पर संकट की खबर भी सुर्खियों में है। और अब तो रूस के पूर्व चेस खिलाड़ी गैरी कैस्परोव ने खुद ये बात कह दी और इशारा कर दिया कि यूक्रेन के बाद ताइवान की बारी है। रूस के पूर्व चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव और पुतिन के बीच 36 का आंकड़ा है। गैरी कैस्परोव खुलकर रूस के यूक्रेन पर हमले का विरोध कर चुके हैं, लेकिन उनकी जिस बात ने दुनिया की नींद उड़ा दी वो है ताइवान पर चीन के हमले का डर। उन्होंने एक इंटरव्यू में सीधा बोल दिया कि यूक्रेन संकट केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर पुतिन यूक्रेन में कामयाब होते हैं तो अगला नंबर ताइवान का होगा। कैस्परोव की इस चेतावनी ने दुनिया को एक और युद्ध की आशंका से हिलाकर रख दिया, क्योंकि चीन तो तैयार बैठा है। उसे जैसे ही सही मौका मिलेगा वो उसे लपक लेगा और ताइवान हथिया लेगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका छोटा सा ट्रेलर यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन दुनिया देख चुकी है, क्योंकि 24 फरवरी को एक और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो दूसरी ओर चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान की एयर स्पेस में घुस गए। चीन की इस हरकत से जापान के कान भी खड़े हो गए थे। वहां के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने तो ताइवान की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए अमेरिका तक से सवाल पूछ लिया।